नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया पुनः आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे कक्षा 12th जीव विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसके बारे में उस पार्ट को हम रिवाइज करने का प्रयास कर रहे थे। हमने पहले पार्ट के अंदर पुष्प की संरचना प्लस लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन के बारे में डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे परागण के बारे में। परागण या पॉलिनेशन। परागण को इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनेशन। परागण के अंदर जो परागकण, जो नर युग्मक है परागकण, ये परागकण जो मादा जनन अंग है वर्तिकाग्र वहाँ तक स्थानांतरित होंगे। इस क्रिया को परागण या पॉलिनेशन कहा जाता है। तो देखिए ये मादा भाग है, ऊपर का ये भाग वर्तिकाग्र, इसको वर्तिकाग्र कहेंगे। ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। और यहाँ से इस तरह से जो पराग कोश है, इस पराग कोश के अंदर किसका निर्माण हो गया? पराग कणों का निर्माण हो गया। अब किसी भी साधन, किसी भी माध्यम के द्वारा ये जो पराग कण है, इन पराग कणों का पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, इस क्रिया को क्या कहेंगे? परागण। तो परिभाषा हो जाएगी पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है या पॉलिनेशन कहलाता है। एग्जाम की दृष्टि से सिंपल और छोटा सवाल बन सकता है। अब बात आती है ये परागण कितने प्रकार का होता है। देखिए परागण की बात करते हैं। सामान्यतः परागण दो प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार का हो जाएगा, स्वपरागण और परपरागण। परागण दो प्रकार का हो गया, स्वपरागण और परपरागण। देखिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक कोई पौधा है, इस पौधे के ऊपर एक पुष्प है ये और दूसरा ये पुष्प है, और दूसरा एक पौधा है ये पौधा, इस पौधे के ऊपर ये पुष्प है और इस पौधे के ऊपर ये पुष्प है। अब देखिए एक पुष्प के अंदर नर जननांग भी है, मादा जननांग भी है। इसका मतलब नर युग्मक भी है और मादा युग्मक भी है। अब एक पौधा है, इस पौधे के जो पुष्प है, इस पुष्प के परागकण यदि इस पुष्प तक आते हैं, पौधा एक ही है, पौधा यदि एक ही है तो इसको तो हम कहेंगे स्वपरागण। और यदि पौधे अलग अलग है, इस पुष्प के परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक आते हैं तो इसको हम कहेंगे परपरागण। देखिए पुष्प, पौधा वही है, एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसको स्वपरागण कहेंगे। अब यहाँ पर देखो स्थिति दो होती है। पुष्प जैसे मान लो द्विलिंगी पुष्प है, तो इस पुष्प के परागकण, इस पुष्प के परागकण दूसरे, पौधा वही है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो भी स्वपरागण है। इस पुष्प के परागकण यदि इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो भी स्वपरागण है। लेकिन यदि दोनों पौधे अलग अलग है, अलग अलग कैसे हैं? जैसे यदि इस एक पौधा ये है, इस पौधे के पुष्प के पराग कोश से परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो इसको परपरागण कहा जाएगा। देखिए हम रिवीजन की बात कर रहे हैं, आपको हर चीज़ समझनी है। परिभाषा अब आपको यहाँ से निकालनी है। पौधा एक ही हो तो स्वपरागण, पौधे दो हों तो परपरागण। अब यहाँ पर जो कंडीशन बनी है इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो स्वपरागण दो प्रकार का हो जाएगा। स्वपरागण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वयुग्मन और नंबर 2 सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। देखिए स्वयुग्मन का मतलब पुष्प एक ही है। यदि पुष्प एक ही है तो इसको कहेंगे स्वयुग्मन। पौधा यदि एक ही है, पौधा एक ही है, एक पौधे के दो पुष्प है तो इसको सजात पुष्पी परागण कहेंगे। और दो पौधे अलग अलग है तो इसको परपरागण कहेंगे। क्लियर है? तो स्वयुग्मन किसे कहेंगे? एक पौधे के पुष्प के
परागकोश से परागकण उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसको स्वयुग्मन कहा जाएगा। सजात पुष्पी परागण का मतलब क्या हुआ? एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक यदि स्थानांतरित होते हैं तो इसको सजात पुष्पी परागण कहा जाएगा। पर परागण का मतलब क्या होगा? पर परागण का मतलब है एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक यदि स्थानांतरित होते हैं तो इसको पर परागण कहा जाएगा। तो इस तरह से देखिए परागण की परिभाषा प्लस परागण के प्रकार। यहाँ पर स्वपरागण और परपरागण दो भागों में बांट सकते हैं, नहीं तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ऐसे सीधे 3 भाग दे रखे हैं, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण और परपरागण। ले दे के बात वही है, एक ही बात है। स्वयुग्मन को ऑटोगेमी कहा जाता है। तो ये भले आप इसके 3 भाग कर दो या 2 भाग करके इसको 2 भागों में बांट दें तो भी एक ही बात है। अब यहां पर एक बात आती है स्वपरागण के अनुकूलन। पादपों के अंदर स्वपरागण के क्या अनुकूलन पाए जाते हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पौधा है वो पौधे के अंदर स्वपरागण ही हो, इसके लिए पौधे में क्या अनुकूलन पाए जाते हैं? तो इसके लिए सबसे पहला अनुकूलन है स्वपरागण ही हो, इसके लिए पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। क्या अनुकूलन होगा? पुष्प कैसा हो? द्विलिंगी। मतलब एक पुष्प के अंदर यदि दोनों लिंग है तो ही उसमें स्वपरागण हो सकता है। यदि एक पुष्प में दोनों लिंग नहीं है तो स्वपरागण की कोई संभावना नहीं होती है। दूसरा अनुकूलन यह है, एक पौधे का पुष्प है, पौधा द्विलिंगी है, लेकिन उसमें जो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों यदि एक ही समय परिपक्व हो रहे हैं तो उनमें स्वपरागण होने के चांसेस है, नहीं तो नहीं है। जैसे मान लो नर युग्मक तैयार है, मादा युग्मक रेडी नहीं है, मतलब नर युग्मक तो परिपक्व हो गए, मादा युग्मक अभी तक परिपक्व नहीं हुए, तो इनमें स्वपरागण नहीं हो सकता। तो स्वपरागण हो इसके लिए क्या शर्त है? नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही समय परिपक्व हो जाए। इसको कहते हैं समकाल पक्वता। समकाल पक्वता। और इसमें क्या अनुकूलन होगा? और इसमें यह अनुकूलन होगा स्वपरागण हो, एक पुष्प है, पुष्प के अंदर ये नर बाग है, पुंकेसर है, और ये स्त्री केसर है। तो इसमें जो पुंकेसर है वो स्त्री केसर, ये दोनों पास पास होने चाहिए, नर युग्मक और मादा युग्मक। या हम ये कह सकते हैं कि जो परागकोश है, ये परागकोश है और ये वर्तिकाग्र है, ये पास पास होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा परागकोश और वर्तिकाग्र। परागकोश और वर्तिकाग्र ये पास पास स्थित होने चाहिए, तो क्या होगा? स्वपरागण के चांसेस रहते हैं। और एक अनुकूलन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, वो कभी खिलते नहीं हैं। तो अब द्विलिंगी पुष्प है, चारों ओर से आवृत है, बंद है, तो उनके अंदर हमेशा स्वयुग्मन होगा। ऐसे जो पुष्प होते हैं उनको उन्मील्य पुष्प कहा जाता है। उन्मील्य पुष्प, ये पुष्प कभी खिलते नहीं हैं, कभी ये पुष्प खिलते नहीं है, हमेशा बंद रहते हैं। अब इसके अंदर नर और मादा युग्मक हैं तो उनमें स्वपरागण ही होगा, पर परागण के चांसेस नहीं होते हैं। अब ऐसे एग्जाम के अंदर ये उन्मील्य जो पुष्प है इसके उदाहरण पूछे जाते हैं कि इसके उदाहरण क्या है। तो इसके उदाहरण है वायोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायोला कनकोआ। वायोला कनकोआ मतलब एग्जाम के अंदर आपके ये उन्मील्य जो पुष्प है कौन से हैं इसके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। तो याद रखने की जरूरत है वायोवा, कॉमेलिना और ऑक्जेलिस। एक पौधा है जिसका नाम है ऑक्जेलिस। इस तरह से ये उन्मील्य पुष्प है। अब ऐसे पुष्प होते हैं जिनके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, उनको अनुन्मील्य पुष्प कहा जाता है।
उनमें जो परागण होता है उनको उन्मूलनीय परागण कहा जाता है। तो इस तरह से परागण क्या है, परागण के प्रकार और स्वपरागण के अनुकूलन। नेक्स्ट बात करते हैं परागण के कारक या साधन। परागण के साधन कौन से हैं, परागण के कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए परागण का मतलब तो क्या हो गया, परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक जाएंगे। अब ये अपने आप नहीं जाएंगे, जानने के लिए कोई न कोई कारक इसमें काम आएगा, उसको हम परागण के साधन या परागण के कारक कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो, अजैविक और जैविक। दो प्रकार कौन से हैं, अजैविक और जैविक। सामान्यतः जो अजैविक होते हैं, अजैविक यदि कारक की बात करते हैं तो अजैविक कारक के अंदर वायु और जल ये दो आते हैं। परागकोश से परागकण वायु के माध्यम से वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तो वायु और जल दो आते हैं। तो पहले हम कहते हैं वायु द्वारा परागण। तो वायु द्वारा परागण का मतलब क्या हो गया, परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक वायु के द्वारा जाते हैं, तो इसको वायु द्वारा परागण कहेंगे। अब यहाँ पर यह बात आती है कि मैक्सिमम जो पौधे होते हैं उनमें वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो ऐसे पौधे जिनमें वायु परागण पाया जाता है उन परागकणों की क्या विशेषता होती है। तो ऐसे जो परागकण होते हैं ये हल्के होते हैं, ऐसे सूखे हुए होते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं, इनकी संख्या अधिक होती है, इनकी संख्या अधिक होती है। देखिए प्रश्न यहां से बन सकता है कि इनकी संख्या अधिक क्यों होती है। तो इनकी संख्या अधिक इसलिए होती है कि ये जब हवा में उड़ेंगे जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि उड़ के सीधा उसी जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर गिरेगा। ये जो परागकण है, जिन पौधों के अंदर वायु के द्वारा परागण होता है, उन पौधों के जो परागकण होते हैं ये आगे उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं। ये संयोग पर निर्भर करता है। तो इसमें कई हजारों की संख्या में जो परागकण होते हैं वो उसी जाति के पुष्प तक नहीं पहुंच पाते, तो मेरे कहने का मतलब ऐसे नष्ट हो जाते हैं। तो इसका रीजन है, संख्या अधिक होती है, इसका रीजन है कि इनका वर्तिकाग्र तक जाना संयोग पर निर्भर करता है। मतलब एक संयोग होता है मिलने का। तो अधिकांश इसमें जो परागकण होते हैं वो खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इस वजह से इनकी संख्या वो बहुत ही ज़्यादा होती है। यदि ऐसा सवाल पूछ लिया जाए तो आपको इस तरह से लिखना है। बाकी ऐसे परागकण जो वायु के द्वारा परागित होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें परागकण जो परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है, उन पौधों के जो परागकण होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है। तो ये हल्के होते हैं, सूखे होते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, ताकि संयोग से ये वर्तिकाग्र तक जाते हैं। तो मैक्सिमम जो होते हैं ये खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा इसमें आता है, पहला कारक हो गया वायु, दूसरा आता है जल। वायु के बाद में जो अजैविक कारक होता है वो होता है जल। सामान्यतः यह जो जल के द्वारा परागण है, समझने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जलीय पौधों के अंदर ऐसा होता है। तो जल है वो जलीय पौधों के अंदर परागण का कार्य करेगा। अब जलीय पौधे कौन से, जलीय पौधे जैसे थैलोफाइटा, जल में कौन से पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा मतलब ये पौधे जो पानी में पाए जाते हैं, जो पानी में पाए जाते हैं, उनमें जो परागण का कार्य है वो जल के माध्यम से होता है। अब इन पौधों में क्या होगा, जो नर युग्मक होगा, जो नर युग्मक होगा, जिसको परागकण कहें या जो भी कहें, जो नर युग्म होगा यह जल के माध्यम से, जल के माध्यम से मादा युग्मक तक जाता है। जल के माध्यम से ये मादा युग्मक तक जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी इनकी संख्या भी अधिक होगी, इनकी जो संख्या होती है ये संख्या भी अधिक होगी। अब अधिक क्यों होगी, क्योंकि ऐसे जो परागकण होते हैं, ऐसे जो नर युग्मक होते हैं, इनका मादा युग्मक से मिलना भी संयोग पर निर्भर करता है, संयोग पर निर्भर करता है। इस वजह से इनकी संख्या भी अधिक होती है। पूछ लिया जाए तो आपको बताना है अधिक संख्या क्या होती है, क्योंकि ये पानी के अंदर नर युग्मक पानी में छोड़ दिए जाएंगे, ये मादा युग्मक तक जाएंगे,
मादा एवं से मिलना इनका संयोग पर निर्भर करता है, इसलिए इनकी संख्या भी अधिक पाई जाती है। अब सामान्यतः जलीय पौधों के यदि उदाहरण देते हैं तो इसमें आता है हाइड्रिला और वेलिसनेरिया। क्या आता है? हाइड्रिला और वेलिसनेरिया। और इसके अंदर एक समुद्री घास जोस्टेरा, जिसका नाम है जोस्टेरा, वो भी इसके अंदर आता है। जोस्टेरा जो समुद्री घास के नाम से जानी जाती है, समुद्री घास। हमने डिटेल से इस पार्ट के बारे में पहले डिस्कस किया। अब बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, मैं उन्हीं बिंदुओं को टच करने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ बोर्ड के ऊपर बहुत कम मैटर लिखा गया है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे सवाल कई बनेंगे। जल के द्वारा, जैसे मान लो जल के द्वारा परागण किस में होगा, तो ये आ गए वर्ग, किस में होगा, उदाहरण ये हो गए। अब इसमें क्या होगा, संख्या अधिक क्यों है, संयोग के ऊपर निर्भर करना, ये छोटे छोटे प्रश्न इसमें कई बन जाते हैं। अब यहाँ पर ये भी है, प्रश्न पूछ लिया जाए क्या सभी जलीय पौधों के अंदर परागण जल के माध्यम से होता है? ये कोई जरूरी नहीं है। सभी जलीय पौधों के अंदर जो परागण का कार्य है वो जल के द्वारा ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक दो उदाहरण है, अलग से आपको याद रखना है। एक पौधे का नाम है वाटर हायसिंथ। आपने पहले पढ़ा है, इसको बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। कायिक जनन बहुत ही तीव्र गति से होता है, समुद्री पौधा है। हम यहाँ लाए भारत में, बंगाल के अंदर लगाया, बहुत तीव्र गति से वृद्धि की, समुद्र को ढक दिया। हमने पहले पाठ पढ़ा है। तो ये वो पौधा है वाटर हायसिंथ, जिसको जल कुंभी कहा जाता है, जल कुंभी कहा जाता है। इसके अलावा एक पौधा है वाटर लिली, वाटर लिली। अब ये देखो, ये पौधे पानी में पाए जाते हैं। किस में होते हैं? पानी में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जो परागण की क्रिया है, पानी में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जो परागण होता है वो कीट या वायु द्वारा होता है। कीट या कीटों के द्वारा या वायु के द्वारा इनमें परागण की क्रिया पाई जाती है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, क्या सभी जलीय पौधों के अंदर परागण जल के माध्यम से होता है? तो नहीं, जरूरी नहीं है कि सभी जलीय पौधों के अंदर परागण जल के माध्यम से ही हो। ये उदाहरण है, ये अपवाद है। अपवाद स्वरूप इन पौधों के अंदर वाटर हायसिंथ और वाटर लिली, इसके अंदर जो परागण का कार्य है वो कीटों के द्वारा या वायु के द्वारा होता है। अब आ जाता है कि जो जलीय पौधे हैं, इनके अंदर जो परागकण होते हैं, इन परागकणों की विशेषता क्या होती है? तो ऐसे जो परागकण होते हैं जलीय पौधों के अंदर, जो परागकण होते हैं, ऐसे परागकणों के ऊपर एक श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण होता है? श्लेष्मा का आवरण। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु आ रहे हैं, श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। तो प्रश्न आ जाए, श्लेष्मा का आवरण क्यों पाया जाता है? अब श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है, ये पानी में रहेंगे तो पानी से ये भीगते नहीं है, जब ये भीगेंगे नहीं तो ये परागकण सड़ते नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। श्लेष्मा का आवरण जिससे क्या होगा, गीले नहीं होते हैं और ये सड़ते नहीं है, सड़ते नहीं है, मतलब लंबे समय तक ये खराब नहीं होती हैं। कारण इसका क्या है? ये। इसके अलावा अब ये पानी के अंदर है तो इसमें कोई मकरंद की जरूरत नहीं है, इसमें कोई खुशबू की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो परागकण होते हैं ये मकरंद रहित होते हैं और इसके अंदर खुशबू भी नहीं पाई जाती है, इतना ध्यान रखना है। अब ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि वायु में पाए जाने वाले परागकणों की विशेषता और जल में पाए जाने वाले परागकणों की विशेषता, तो आपको इस तरह से इसका जवाब देना है। जैविक साधन या जैविक कारक। जैविक कारक का मतलब हो गया विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, परागण की क्रिया विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मतलब जीव जंतुओं के द्वारा परागण की क्रिया किया जाना, ये सभी जैविक कारक होंगे। अब जीव जंतु कौन कौन से जीव होते हैं जिनके द्वारा परागण की क्रिया होती है? तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है मधुमक्खी, और मधुमक्खी के द्वारा परागण की क्रिया सर्वाधिक होती है। जितने हम कीटों की बात करते हैं, जंतुओं की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा परागण का जो कार्य है वो मधुमक्खी के द्वारा होता है। इसके अलावा मक्खियाँ, मक्खी है, भंवरे हैं, भृंग है, तितली है,
तितली, चमगादड़, सर्प, छिपकली, पक्षी, मनुष्य, बंदर, अन्य स्तनधारी प्राणी, इन सभी के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। जैसे हमारे खेत में बाजरा होता है, बाजरी में हम सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, बाजरी के अंदर जब घूमेंगे तो परागण की क्रिया संपन्न होगी। तो ये सभी जैविक कारक है, मतलब ये विभिन्न प्रकार के जीव है जिनके द्वारा क्या होता है, परागण का कार्य होता है, परागण की क्रिया संपन्न होती है। अब सामान्यतः ये तो सभी जैविक कारक आ गए। अब इन जैविक कारकों में सबसे ज़्यादा जो परागण का कार्य होता है वो कीटों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। जो कि मधुमक्खी भी एक कीट है, तो कीटों के अंदर 90% जो परागण का कार्य है वो मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है। अब ऐसे पौधे जिनके परागकणों की कुछ खास विशेषताएं होती है, इस वजह से मधुमक्खी है वो उस पौधे तक जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे जो परागकण हैं, ऐसे परागकण जिनमें कीटों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है, उन परागकणों की क्या विशेषता होती है। तो देखो, सबसे पहले ऐसे परागकण होते हैं वो बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, जिससे क्या होगा कि कीट वो आकर्षित होते हैं, आकर्षक होते हैं। इसके अलावा इनमें मकरंद होता है। क्या पाया जाता है? मकरंद इसमें पाया जाता है। तो मकरंद है वो एक तरह का इनके लिए खाद्य पदार्थ है, तो इनमें खाद्य पदार्थ पाया जाता है, इसलिए कीट है वो इन ऐसे पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कीट परागित जो पुष्प होते हैं, उन पुष्पों की क्या विशेषता है। तो ऐसे पुष्प है वो आकार में बड़े होते हैं, कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और उनमें है वो नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है या मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है। मकरंद का चूषण करने के लिए ये विभिन्न प्रकार के जो कीट पतंगे होती हैं, ये इन पुष्पों तक जाते हैं। तो सामान्यतः ये रहेगा। अब इसमें कुछ पौधों के जो पुष्प होते हैं वो कई ऐसी जातियां होती हैं जिनको रहने के लिए सुरक्षित जगह अवेलेबल करवाते हैं। तो सुरक्षित जगह के लिए कुछ कीट है वो सुरक्षित स्थान के लिए भी पुष्प के अंदर परागण का कार्य करते हैं। एक पुष्प जिसका नाम है एमोरफोफिलस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमोरफोफिलस बहुत इंपॉर्टेंट है पुष्प, ये एग्जाम की दृष्टि से। इसकी लंबाई लगभग 6 फीट होती है। सबसे लंबा पुष्प, सबसे लंबा पुष्प है, दुनिया का सबसे लंबा पुष्प है, जिसका नाम है एमोरफोफिलस। अलग से याद रखने की जरूरत है, एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए सबसे लंबे पुष्प का नाम बताइए, तो एमोरफोफिलस। लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 फीट। अब इस पुष्प के ऊपर एक सलभ एक कीट है, वो क्या करता है, अपने अंडे देता है। इसके अंदर अंडे देता है। अंडे देगा तो इसमें क्या होगा, अंडे बाद में इससे लार्वा का निर्माण हो जाएगा, तो कीट को सुरक्षित जगह मिल जाती है। सलभ ने अंडे दिए, अंडे से बाद में लार्वा बना, तो इस पुष्प के अंदर ये जो लार्वा है ये निषेचित जो अंडा वो रहेगा वहाँ, और इससे लार्वा है वो इसका निर्माण हो जाएगा, सुरक्षित जगह इसको मिल जाएगी। अब इसके बदले में उस पुष्प को क्या फायदा होता है, पुष्प को यह परागित कर देता है। तो पुष्प का क्या हो गया, परागण, और इसका क्या हो गया, लार्वा और अंडे को देने के लिए ये सुरक्षित जगह हो जाती है, इसको सुरक्षित जगह अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ, दोनों को फायदा हो गया, सहजीवन कह सकते हैं, दोनों को फायदा हो गया। अब ये जो हमने परागण के बारे में बात की है, कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे कई कीट होते हैं या कीटों के अलावा अन्य कोई जीव भी हो सकते हैं जिनको हम कह सकते हैं भ्रमणकर्ता। ऐसे कीट या भ्रमणकर्ता होते हैं, कई बार पुष्प के अंदर जाते हैं, पुष्प के ऊपर जाते हैं, वहाँ से जो नेक्टर ग्लैंड है वहाँ से नेक्टर को तो चूषण कर देते हैं, वहाँ से जो मकरंद है उसका तो चूषण कर देते हैं, लेकिन परागण की क्रिया नहीं करते। ऐसे जो कीट होते हैं इनको मकरंद दस्यु कहा जाता है। मकरंद दस्यु, मकरंद दस्यु, या इसको
परागचोर कहा जाता है। अब इसमें होगा क्या, कुछ ऐसे भ्रमणकर्ता कीट पुष्प तक जाएंगे, परागण नहीं करेंगे, परागण नहीं करते हैं, लेकिन मकरंद का चूषण कर लिया जाता है। ऐसे जो भ्रमणकर्ता कीट होते हैं इनको मकरंदस्यु या परागचोर कहा जाता है। छोटी परिभाषा, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, 1 नंबर वाला सवाल, परागदस्यु या मकरंदस्यु किसे कहा जाता है। नेक्टर जो ग्लैंड होती है उससे ये नेक्टर को उसको तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चूषण उसका कर देते हैं, लेकिन परागण की क्रिया नहीं करते हैं। ऐसे जो कीट होते हैं इनको मकरंदस्यु कहा जाता है। अगला बिंदु है बहिप्रजनन युक्तियाँ। देखिए सामान्यतः जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। अब उभयलिंगी है इसका मतलब उसमें नर युग्मक भी है, मादा युग्मक भी है। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो सामान्यतः ऐसे पुष्पों के अंदर स्वपरागण होता है। स्वयुग्मन में ज़्यादा होता है, स्वयुग्मन नहीं होता है तो सजात पुष्प भी परागण होता है। कहने का मतलब स्वपरागण होता है। अब एक पुष्प के अंदर बार बार स्वपरागण होगा तो ऐसे पुष्प के अंदर मतलब विभिन्नताएं नहीं आएगी। विभिन्नताएं नहीं आएगी तो ऐसा पुष्प, ऐसा पादप ओजपूर्ण नहीं होता है और बदलते परिवेश में वो अनुकूलित भी नहीं हो पाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसे पौधों के अंदर अंतःप्रजनन अवनमन होता है। तो क्या होगा, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण बार बार स्वपरागण होगा। बार बार स्वपरागण होने से इनमें अंतःप्रजनन अवनमन की क्रिया होती है। विभिन्नताएं नहीं आती है और आने वाली जो भी पीढ़ी होगी वो बिल्कुल अपने जनक के समान होगी, ओजपूर्ण नहीं होगी। इसलिए पादपों ने क्या किया, अपने अंदर कुछ ऐसी युक्तियां विकसित की जिसमें स्वपरागण नहीं हो, स्वपरागण कम हो और परपरागण अधिक हो। मतलब स्वपरागण हतोत्साहित हो, स्वपरागण हतोत्साहित हो, हतोत्साहित, और परपरागण को बढ़ावा मिले, परपरागण को बढ़ावा मिले। ऐसी जो युक्तियां, ऐसे जो साधन पौधों ने विकसित किए हैं इन्हीं को बहिप्रजनन युक्तियां कहा जाता है। तो जो बहिप्रजनन युक्तियां हैं इसके लिए कुछ एक विधियां जो विकसित हुई है उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली विधि है कि ये सामान्यतः द्विलिंगी पुष्पों के अंदर होता है, एक लिंगी पुष्पों में ऐसा होगा नहीं। तो पहली जो विधि ऐसे पौधों ने विकसित की है कि उनमें स्वपरागण नहीं होकर परपरागण हो, तो इसके लिए सबसे पहले भिन्न काल पक्वता, सबसे पहली विधि, पहली जो युक्ति है उसका विकास हुआ भिन्न काल पक्वता। अब भिन्न काल पक्वता का मतलब है नर युग्मक और मादा युग्मक। अब इन युग्मकों का निर्माण हो रहा है या ये युग्मक जब परिपक्व हो रहे हैं तो इनके परिपक्व होने का टाइम अलग अलग है। भिन्न काल पक्वता मतलब ये है कि पुंकेसर तो परिपक्व हो गया लेकिन स्त्री केसर परिपक्व नहीं हुआ, तो स्वपरागण तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नर युग्मक रेडी है लेकिन मादा युग्मक रेडी नहीं है। ऐसी कंडीशन में स्वपरागण नहीं होकर परपरागण ही होगा। अब इसके विपरीत बात करते हैं, स्त्री कैसे रेडी हो गया, पुंके से रेडी नहीं है, तो भी स्वपरागण नहीं होगा, परपरागण ही होगा। ऐसी जो कंडीशन होती है, ऐसी जो स्थिति होती है, इसमें कौन सा युग्मक पहले परिपक्व हो रहा है उस आधार पे इसको 2 भागों में बांट देते हैं। यदि पुंकेसर पहले परिपक्व होता है तो इसको पुम पूर्वता कहा जाता है। पुम पूर्वता का मतलब पुंकेसर पहले परिपक्व हुआ। यदि स्त्री केसर पहले परिपक्व हो रहा है तो इसको स्त्री पूर्वता कहा जाता है। तो पुम पूर्वता और स्त्री पूर्वता। पुम पूर्वता का उदाहरण है कपास। कपास में ऐसा होता है। पुम पूर्वता का मतलब पुंकेसर पहले परिपक्व हो गया। इसका उदाहरण है रेननकुलस। रेननकुलस। तो ये पहली युक्ति
स्वपरागण कम हो पर परागण को बढ़ावा मिले, इसके लिए पादपों के अंदर विकसित हुई है भिन्न काल पक्वता। नंबर 2, विषमवर्तिकात्व। विषमवर्तिकात्व मतलब देखिए, जो पराग कोश है, पराग कोश और जो वर्तिकाग्र है ये पास पास है तो स्वपरागण होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, वर्तिका जो है, वर्तिका और परागकोश की स्थिति अलग अलग है। जैसे हम कह सकते हैं कि यहां पर बीच में, यहां पर वर्तिकाग्र है, परागकोश यदि पास में है तो स्वपरागण होगा। लेकिन जो परागकोश है, वर्तिकाग्र यहां पर है और परागकोश यहां पर है, नीचे है, तो ये परागकण यहां तक नहीं जा पाएंगे। मान लो वर्तिकाग्र यहां पर है, परागकण पूतंतु लंबा हो गया, परागकण यहां पर है, तो भी इसमें स्वपरागण नहीं होगा। विषम वर्तिकात्व, वर्तिकात्व की लंबाई और पूतंतु की लंबाई अलग अलग प्रकार की है। या हम ये कह सकते हैं कि वर्तिकाग्र और परागकोश ये पास पास में स्थित नहीं है। नंबर 3, तीसरी विधि है जिसको हर्कोगेमी कहा जाता है। हर्कोगेमी, हर्कोगेमी का मतलब है कि जो परागकोश है और जो वर्तिकाग्र है, इनके बीच में कोई संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाए। परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच में कोई संरचनात्मक अवरोध पैदा हो जाए जिससे इन दोनों का मिलना नहीं हो, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना नहीं हो, या परागकण है वो इस वर्तिकाग्र के ऊपर नहीं गिरे, तो इसमें क्या होगा, ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसका उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है आक। आक का जो पौधा होता है उसमें पोलिनियम नामक संरचना पाई जाती है। समस्त परागकण उस पोलिनियम के अंदर पाए जाते हैं। पोलिनियम एक वो होती है भैंस के तरह की संरचना होती है, समस्त परागकण उसके अंदर पाए जाते हैं, वो डायरेक्ट वर्तिकाग्र से नहीं मिल सकते। इसके अलावा नंबर 4, एक लिंगता। एक लिंगता, ऐसे पौधों में, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प एक लिंगी हो या पौधे एक लिंगी हो, ऐसे पुष्प जिसमें एक लिंग ही पाया जाता है। अब एक लिंगी ही है तो इनमें क्या होगा, स्वपरागण तो नहीं से रहा, पर परागण ही होगा, क्योंकि ये नर पौधा है, ये दूसरा मादा पौधा है, ये नर पुष्प है, ये मादा पुष्प है, तो अलग अलग पुष्प होंगे तो इनमें हमेशा पर परागण की क्रिया होती है। नेक्स्ट आता है स्वबंध्यता। स्वबंध्यता, स्वबंध्यता का मतलब है, कई बार कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें उस पुष्प के यदि परागकण वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो वो अंकुरित नहीं होते हैं। ऐसे परागकण अंकुरित नहीं होते हैं, इनको स्वबंध्यता कहा जाता है। ऐसा तंबाकू के अंदर, चाय के अंदर, आलू है, अंगूर है, इन पौधों में ऐसा होता है। तो इस तरह से ये बहिप्रजनन युक्तियां हैं। एग्जाम में पूछा जाए बहिप्रजनन युक्तियां क्या है, किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिखनी है। अंतःप्रजनन अवनमन होने के कारण पौधों ने अपने अंदर कुछ ऐसी युक्तियां विकसित की जिसमें स्वपरागण हतोत्साहित हो, पर परागण प्रेरित हो, तो ऐसी युक्तियों को बहिप्रजनन युक्तियां कहा जाता है। इसकी जो विभिन्न प्रकार की युक्तियां हैं, इसमें सबसे पहले आता है भिन्न काल पक्वता, विषमवर्तिकात्व, हर्कोगेमी और एक लिंगता। बड़ा प्रश्न पूछे तो इस हिसाब से, नहीं तो पुंपुरुता क्या है, स्त्री पुरुता क्या है, इनके एक एक उदाहरण। हर्कोगेमी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, हर्कोगेमी क्या है और इसका एक उदाहरण, संरचनात्मक अवरोध। उदाहरण क्या है इसका, आक, ये आक भी इंपॉर्टेंट। पोलिनियम क्या है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पोलिनियम क्या है, एक होती है भैंस की तरह की संरचना होती है और उसके अंदर परागकण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो के अंदर जो रिवीजन किया है, या इसमें से बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कई छोटे बड़े सवाल बनते हैं। आपको यह वीडियो बार बार देखने की जरूरत है ताकि छोटे बड़े जितने भी सवाल आए आप सब सवाल अटेंड कर सको। एक मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बोर्ड एग्जाम में आपको इस फॉर्मूले को अपनाना है कि जितने भी प्रश्न आते हैं किसी भी प्रश्न को आप छोड़े नहीं। प्रश्न
आपको मान लो याद नहीं है, नहीं याद है तो भी आपको एग्जाम में उस प्रश्न को अटेंड करना है। अटेंड कैसे करना है? प्रश्न याद नहीं है तो आप पहले तो ये पता करें कि ये प्रश्न किस पाठ से आया है। अब आपको याद नहीं है तो आप उस प्रश्न का उत्तर उस पाठ से रिलेटेड कोई मैटर उसमें आप लिख दीजिए। सही होगा तो आपको आधा पॉइंट नंबर मिल जाएगा, यदि सही नहीं होता है तो भी अपने घर से कुछ नहीं गया। इस प्रकार आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए बिंदु के साथ, नई रिवीजन बिंदु के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।